हेलो एवरीवन। आज हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इन तीनों के बारे में इनके अनुच्छेद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और एक बार इनके डिटेल में पढ़ लेते हैं सारे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति से शुरुआत करते हैं। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक 58 तक के जो संघीय कार्यपालिका जो होती है ना, उसका उल्लेख किया गया है भाग 5 के अंदर, अध्याय 1 में। और वही कार्यपालिका सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। जो कार्यपालिका होती है सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। हमारे यहाँ पे संसदीय शासन है और संसदीय शासन के दो तहत की कार्यपालिका होती है। दो तरह की कार्यपालिका होती है, पहली होती है संवैधानिक और दूसरी होती है वास्तविक। जब बात करी जाए संवैधानिक कार्यपालिका के अंतर्गत देश के मुख्य रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक शामिल होते हैं, जैसे अन्य राज्य और राज्यपाल और महाधिवक्ता शामिल होते हैं। वहीं हम बात करें और वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत, तो वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद तथा राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री परिषद आते हैं। वास्तविक में कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद तथा राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं, राज्य मंत्री परिषद। और संवैधानिक में हमने पहले पढ़ा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक शामिल होते हैं। अब वहीं हम देखें संवैधानिक कार्यपालिका और तुलनात्मक अध्ययन। हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के आपस में देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति देश के संवैधानिक या नाम मात्र प्रमुख कार्यकारी होते हैं। और बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल राज्य का संघ की इकाई का संवैधानिक प्रमुख मुखिया, नाम मात्र प्रमुख या कार्यकारी प्रमुख होता है। दूसरी ओर देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। वहीं राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तीसरा देखें कि जो राष्ट्रपति होता है तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर होते हैं, जबकि राज्यपाल में इसका कोई रोल नहीं होता है। और बात करें अनुच्छेद 52 के अनुसार देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में लिखा गया है। वहीं अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1956 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है एवं एक व्यक्ति कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह संख्या निश्चित नहीं की गई थी। अब वहीं देखिए अनुच्छेद 53 की 52 की बात हो चुकी है। अब 53 की बात करें तो 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी। मतलब संघ की जो कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति के निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यमों से करेंगे। और वहीं दूसरी ओर देखें राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल में 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है उसे राज्यपाल के निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करते हैं। मतलब 154 में जो कार्यपालिका राज्यपाल होते हैं, जबकि यही यहाँ पे संघ होते हैं, संघ की कार्यपालिका होती है। और अब बात करें निर्वाचन की, तो राज्यपाल का कभी निर्वाचन नहीं होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन में तो अनुच्छेद 54, इसमें अनुच्छेद 54 आता है। 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल करता है, जिनमें लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वहीं हम दूसरी शब्द में संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा व परिषद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक और 15,000 रुपए की जमानत राशि निर्धारित की गई है। यदि किसी उम्मीदवार को डाले गए कुछ वैध मतों का 1/6 से कम मिलता है तो वह अपनी जमानत राशि खो देता है। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। 11वें संशोधन द्वारा 196 में लिखा है। अब हम देखें कि ये सब राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में था। और अभी देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि अनुच्छेद 55 में भी है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिद्वंद्वित्व
पद्धति के अनुसार, पहला तो ये हो गया। दूसरा बात करें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा संघ और राज्यों के साथ समानता होनी चाहिए। इसलिए संसद के सदस्यों को मत मूल्य का योग विधान सभाओं के सदस्य के मत के मूल्य के योग के बराबर होना चाहिए। मतलब एक बार फिर से देखिए इसे कि ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के विभिन्न राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, संघ व राज्यों के साथ समानता होनी चाहिए। इसीलिए संसद के सदस्यों के मत मूल्य का योग और विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य के योग के बराबर होता है। और विधानसभा के जो सदस्यों का मत मूल्य होता है वो विधानसभा सदस्य जिसको अपन एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जो जनसंख्या को राज्य की विधानसभाओं को के निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से भाग लेते हैं और प्राप्त भागफल में 1000 से भाग लेते हैं। एक विधेयक का मत मूल्य इक्वल टू राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाई राज्य की निर्धारित होने वाले विधायक, तो इसको इंटू 1/1000। ओके, जैसे राजस्थान के विधायक का मत मूल्य होता है 257,65,806 डिवाइड बाई 200 इंटू 1/1000। और बात करें संसद के मत के मूल्य, संसद के जो मत का मूल्य होता है वो सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य का योग डिवाइड बाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो वो बात करें 5494 डिवाइड बाई 776 इक्वल टू इसका हुआ 70809। ये कुछ इनके अकॉर्डिंग है। राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य 233 होते हैं, जबकि संसद के सदस्यों का लोकसभा। और बात करें सांसदों के मतों के मूल्य का योग जो 776 इंटू 708 तो इक्वल टू क्या होगा 549474 ये दिया गया। और बात करें विधायकों के मतों की संख्या, तो विधायकों के मतों का जो मूल्य होता है वो 549408 होता है इक्वल टू 549408 रहता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के कुल बात क्या है, ये 1098882। वही हम दूसरी साइड देखा जाए राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल की जो उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया अनुच्छेद 155 में है, 155 में। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर व मुद्रा सहित वारंट के माध्यम से की जाती है। अब बात कर ले इनके कार्यकाल के बारे में, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल अनुच्छेद 56 जो राष्ट्रपति के कार्यकाल पद का ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होता है। मतलब जब वो ग्रहण करते हैं तब से लेके उनके 5 वर्ष तक होता है। और परंतु वह अपने पद को तब तक बना रहा है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। मतलब जब तक न्यू उत्तराधिकारी ना जाए तब तक वो रहते हैं और राष्ट्रपति में। और जबकि बात करें कार्यकाल राज्यपाल के कार्यकाल की, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति उसे एक राज्य के दूसरे राज्य में स्थानांतरण कर सकता है या पद मुक्त कर सकता है। अर्थात राज्यपाल का जो कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और बात करें अब राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की, तो पुनर्निर्वाचन जो अनुच्छेद 57 में आता है, जो कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे देश का राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। संविधान इस मामले में मौन या चुप है। और वहीं बात करें इसमें कोई निर्वाचन की प्रोसेस होती नहीं राज्यपाल में। वहीं योग्यता देखें तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद 58 में उनकी योग्यता दी हुई है। अनुच्छेद 58 के अकॉर्डिंग भारत का नागरिक होना चाहिए पहले तो वो उसकी योग्यता, फिर वो उसकी न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 35 के बाद वो राष्ट्रपति बन सकते हैं और लाभ के पद पर कार्य करना हो, मतलब गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, और वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वहीं हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल का जो अनुच्छेद 158 में भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भी उसकी भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो कर चुके होने चाहिए और इनके लाभ के पद का कार्य करना हो। सेम है दोनों के, पर यहाँ पे वह विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो
तो राज्यपाल तो विधानसभा की जो पद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बल्कि वो राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और अब बात करें पदों के लिए शर्तें, तो राष्ट्रपति के लिए जो शर्तें होती है वो अनुच्छेद 59 में होती है। जिस दिन से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है उस दिन से उसके पूर्व के सभी पद रिक्त मान लिए जाते हैं। ओके, और वहीं राज्यपाल के देखें तो पदों की शर्तें क्या होती है, ये अनुच्छेद 158 में आती हैं। 158 में आती है अनुच्छेद के। जिस दिन से कोई व्यक्ति राज्यपाल बन जाता है उसी दिन से उसके पूर्व के सभी पद रिक्त मान लिए जाते हैं। अब बात करें हम शपथ की, तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में आता है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। उसी दूसरी ओर राज्यपाल की बात करें हम, तो राज्यपाल का जो अनुच्छेद 159 का है, यहाँ पे राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उनकी अनुपस्थिति के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा या संविधान व विधि के संरक्षण की शपथ दिलाई जाती है। ये राज्यपाल के थे। अब हम बात करें हटाने की विधि, तो ये अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया के दिया है। अनुच्छेद 61 जो महाभियोग प्रक्रिया में आता है उसमें हटा सकते हैं। संविधान का अतिक्रमण करने वाले पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यही प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, अर्थात लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। संसद का कोई भी सदन आरोप लगाए, आरोपी का प्रस्ताव, प्रपोजल या संकल्प रिजोल्यूशन के रूप में होना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया होती है शुरू होने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना दी जानी चाहिए। और महाभियोग प्रक्रिया संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और उल्लंघन का प्रस्ताव 1/4 सदस्यों द्वारा रखा जाता है, हस्ताक्षर रखा जाता है, फिर भी जांच की जाती है। और यदि पहला सदन एवं प्रस्ताव के 2/3 बहुमत की पारित कर लेता है तो उस दूसरे सदन के भेज दिया जाता है। यदि दूसरा सदन भी लगाए गए दोषों को सही पाता है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित करने की तिथि से पद से हटना पड़ता है। ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति या महाभियोग नहीं लगाया गया है। और बात करें पद रिक्त होने पर, अगर पद रिक्त होने पर जब राष्ट्रपति का पद पर कोई नहीं होता है तो उनके सभी कार्यों का उपराष्ट्रपति देखता है। यदि दोनों ही पद पर नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसे केवल एक ही बार हुआ जब 20 जुलाई 1969 में से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हिदायतुल्लाह रहे थे। कब थे? 20 जुलाई से 24 अगस्त तक 1969 के। और अभी इसमें हटाने का कोई प्रावधान नहीं है राज्यपाल में। अब हम बात करें त्याग पत्र की, तो त्याग पत्र का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और अपनी उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा सदस्यों को देता है। ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 62 के अंतर्गत पद रिक्त के 6 माह में भरा जाता है और उपराष्ट्रपति केवल 6 माह तक ही राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है। और नया चुना राष्ट्रपति 5 वर्ष कार्यकाल के लिए ही निर्वाचित होता है। और वहीं राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल के जो त्याग पत्र होता है वो राज्यपाल का त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यदि राज्यपाल का पद रिक्त हो तो अनुच्छेद 160 के अंतर्गत उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक या राज्यपाल बनाया जा सकता है, या फिर कार्यपाल या दूसरे राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। मतलब राज्यपाल या फिर वो मुख्य न्यायाधीश, इसमें भी ऐसे हैं। और अब इनके वेतन भत्तों के बारे में चर्चा करें तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनके वेतन भत्ते, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मासिक वेतन होता है और वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, संचित निधि से। और वहीं वह सेवानिवृत्त के बाद 30 लाख वार्षिक पेंशन भी दी जाती है।
और हम राज्यपाल को देखें तो राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्यपाल को 3,50,000 रुपए मासिक वेतन होते हैं, उसे भी राज्यों के संचित निधि से दिया जाता है। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित कर सर्वाधिक राज्यों के निश्चित अनुपात में बांट दिया जाता है। अब हम बात करें निर्वाचन, तो इसमें राज्यपाल में तो निर्वाचन का कोई है ही नहीं। अब बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद तो ये विवाद अनुच्छेद 71 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा ही हल किया जा सकता है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही हल किया जा सकता है। वहीं हम देखें तो देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो लगातार 2 वर्षों के लिए राष्ट्रपति रहे, और वर्तमान में रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं। वह 15वें क्रम के 14वें व्यक्ति हैं। ओके, और हम इधर देखें राज्यपाल के बारे में देखें तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे, और वर्तमान में कलराज मिश्रा राजस्थान के राज्यपाल हैं। अब हम राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, मतलब उनकी शक्तियों के बारे में देखते हैं राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां का प्रावधान। सबसे पहले तो कार्यकारी शक्तियां की बात करें तो कार्यकारी शक्ति में देश के सभी कार्यकारी नियम उपनियम राष्ट्रपति के नियम से ही बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही। और जब बात करें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की। और राष्ट्रपति लोक सेवा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। वह राज्य में राज्यपालों, विदेश व राजदूतों व उच्च नियुक्तों, महान्यायवादी और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और मुख्य अन्य निर्वाचन और आयुक्तों और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा राष्ट्रीय स्तर के सभी आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। ओके, राष्ट्रपति का काम है। और बात करें राज्यपाल की कार्यशक्ति क्या होती है? राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियाँ वो विधानमंडल के सभी कार्यकारी नियम उपनियम राज्यपाल के नियम से ही बनाए जाते हैं और राज्य के लागू किए जाते हैं। और बात करें राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, तो ये महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तथा राज्य स्तरीय आयोग के अध्यक्षों, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों, जिला न्यायाधीशों व राज्य स्तरीय रेड क्रॉस सोसाइटीज के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करता है। अब हम इनकी शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी विधायी शक्ति के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में देखें तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है तथा संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बना सकता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर नहीं हो जाते। और जब किसी संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है और इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जैसा संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है और जिनका संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह में अनुमोदक किया जाना जरूरी होता है, अन्यथा ये अध्यादेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। ऐसे अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक मान्य रह सकते हैं और किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि जो 6 माह और 6 सप्ताह हो सकती है और राष्ट्रपति ऐसे अध्यादेश किसी भी समय वापस ले भी सकते हैं। यह थे राष्ट्रपति के वित्तीय शक्ति। और वही बात करें राज्यपाल की वित्तीय शक्ति के बारे में तो राज्यपाल राज्य विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है अतः विधान मंडल द्वारा पारित किए गए कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बना सकता है जब तक कि उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और राज्यपाल राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होने के 6 सप्ताह में अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह अध्यादेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। ऐसे अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक मान्य रह सकता है और किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह हो सकता है। ये सेम है, सिर्फ यहाँ पे विधानमंडल का अभिन्न अंग है, ये यहाँ पे संसद राष्ट्रपति संसद का होता है और राज्यपाल विधानमंडल का होता है।
और अब हम उनको दूसरी देखें तो जब किसी राष्ट्रपति की ओर देखें तो राष्ट्रपति के जो विधायक शक्ति और उसमें होता है जब कभी किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त बैठक बुलाता है, जिनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रत्येक नव निर्वाचित लोकसभा के बाद होने वाले प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को और दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। और अनुच्छेद 86 के द्वारा राष्ट्रपति संसद के सदनों में अभिभाषण दे सकता है, संदेश भी भेज सकता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 की बात करें 85 की तो अंतर्गत क्या आता है, संसद के सत्र को आहुति कर सकता है और 17 वसान भी कर सकता है। ये थे सारे, ये राष्ट्रपति के थे, विधेयक शक्ति में आते हैं। और देखिए अनुच्छेद 83 के जो दूसरे के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान 1 वर्ष बढ़ा सकता है और कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति होती है, जैसे धन विधेयक और राष्ट्रपति की संचित निधि से व्यय संबंधी विधेयक लोकसभा के पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है। और नए राज्यों का निर्माण और राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र आदि के परिवर्तन ही राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, उनकी उसमें आता है। और अभी देखें तो विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति अनुच्छेद 111 है। विधायकों पर राष्ट्रपति की अनुमति वो 111 में है। जब कोई विधायक संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है अथवा विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। वह किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, जिसे वीटो पावर भी कहते हैं, हम वीटो पावर कहते हैं। और राष्ट्रपति के वीटो की शक्तियाँ 4 प्रकार की होती है। पहले तो होती है अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक जो वीटो होती है उसमें राष्ट्रपति द्वारा अनुमति रोकने पर कानून न बनना किसी निजी विधेयक पर आता है। जब दूसरी होती है विशेषित वीटो, एक अत्यंतिक वीटो था। अब जब दूसरा है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो में राष्ट्रपति के वीटो के राष्ट्रपति के जो संसद के विशेष बहुमत द्वारा अध्यारोहण करना, ऐसा अमेरिका में होता है। विशेषित वीटो अमेरिका में होता है। और तीसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति के वीटो के संसद के साधारण बहुमत द्वारा अध्यारोहण करना, ये ऐसे विषय पर लागू होता है जब राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है। और हमारा लास्ट चौथा वाला क्या है, 4th वाला, कि जेबी वीटो, पॉकेट वीटो बोल सकते हैं उसको हम, जेबी वीटो। जब राष्ट्रपति विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेता है, अर्थात जब राष्ट्रपति विधेयक पर न तो अनुमति देता है न ही रोकने की घोषणा करता है, बल्कि विधेयक के अनिश्चित काल के लिए बिना विचार किए राष्ट्रपति के पास विचाराधीन रहता है। जैसे 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक इस वीटो का प्रयोग किया गया था। कौन से जेबी वीटो या पॉकेट वीटो का यूज किया गया था तब 1986 में, किसके द्वारा, ज्ञानी जेली सिंह राष्ट्रपति द्वारा। और कौन से पे, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के ऊपर। अब हम पढ़ते हैं, अब हम बात करें तो वित्तीय शक्तियों के बारे में, कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल के लिए एक वित्तीय आयोग का गठन करता है। यह आयोग केंद्र राज्यों के बीच करे जो विभाजन की सिफारिश करता है। ओके। और वहीं राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की जो वित्तीय शक्ति होती है ये अनुच्छेद 243 के फर्स्ट के अंदर आता है। ये 243 फर्स्ट के द्वारा राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक राज्य वित्तीय आयोग का गठन करता है, जो पंचायतों नगरपालिकाओं के अनुदान देने की सिफारिश करता है वित्तीय शक्ति की। ओके। अब हम बात करें दूसरी वाली तो राष्ट्रपति की दूसरी वित्तीय शक्ति, धन विधेयक व वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना लोकसभा के प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। मतलब धन विधेयक और वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना ही लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकता है। और केंद्रीय बजट अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण को राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखता है। और अनुदान मांगे राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
और वहीं राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक नीति का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकते हैं। वहीं हम बात करें वित्तीय शक्ति के बारे में, तो विधानसभा में धन विधेयक व वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति ली जाती है। मतलब राज्यपाल जो होता है ना, उसकी वित्तीय शक्ति क्या होती है कि वो विधानसभा के धन विधेयक और वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति ली जाती है। और अब हम बात करें न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के बारे में चर्चा करें तो न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्ति को दंड को कम कर सकता है या लागू कर सकता है, जो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत मृत्यु दंड को भी क्षमा में बदल सकते हैं। मतलब ये पावर होती है राष्ट्रपति के पास कि उसको मृत्यु दंड को भी क्षमा देने ओके अर्थात दंड या क्षमादान या लघुकरण या परिवहार विराम या प्रविलंब कर सकता है। और न्याय की ओके। और जब बात करें राज्यपाल न्यायिक शक्ति का क्या होता है, ये राज्यपाल किसी सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को लघु या कम कर सकता है पर माफ नहीं कर सकता। सिर्फ सजा को माफ करना राष्ट्रपति के शक्तियों में आता है। और फिर दूसरी शक्ति क्या होती है उनकी न्यायिक शक्ति में, राष्ट्रपति किसी सैनिक कोर्ट द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होता है। वह जल सेना, थल सेना और वायु सेना प्रमुख की नियुक्ति करता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है इन तीनों सेनाओं की। और संसद की अनुमति से राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा या समाप्त कर सकता है, घोषणा भी कर सकता है और समाप्त करने की शक्ति भी अपने राष्ट्रपति के पास होती है, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं होती है। ये मतलब सेनाओं के तीनों सेनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं होता। और बात करें आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के जो होते हैं, राष्ट्रपति के संविधान के भाग 18 से लेकर अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकालीन स्थितियों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति आपातकालीन अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकालीन अनुच्छेद 360 में आता है। अभी इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आपातकालीन में राज्यपाल में कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति में है, तो इसको हम डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति आपातकालीन अनुच्छेद 352 में क्या है, यदि देश के किसी दूसरे देश से युद्ध या बाहरी आक्रमण का खतरा हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सारे देश में या उसके किसी भूभाग के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसका संसद द्वारा 1 माह में अनुमोदन किया जाना जरूरी होता है। और प्रारंभ में यह 6 माह के लिए लगाया जाता है, इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है और किसी दूसरी घोषणा द्वारा राष्ट्रपति इसे वापस ले सकता है और हटा भी सकते हैं। और अब तक देश के 3 बार हो चुका। पहला तो 362 में, फिर 371 में और 375 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। जो 352 वाला अनुच्छेद है ये 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल। पहला तो लगा था 1962 में, फिर 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। और प्रथम डेट क्या थी, ये 26 अक्टूबर में था। 26 अक्टूबर 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय नेहरू के शासनकाल में राष्ट्रपति राधाकृष्ण द्वारा घोषणा की गई थी। कब? 26 अक्टूबर 1962 को। वही दूसरी बात करें तो दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इंदिरा गांधी के काल में वीवी गिरी द्वारा घोषित की। वहीं हम तीसरी बार की बात करें तो तीसरी बार में 25 जून 1975 के अंतर्गत अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी द्वारा लागू जिसकी घोषणा फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। ओके, ये डेट याद रखना। एक तो 26 अक्टूबर 1962 जो भारत और चीन की युद्ध की थी, और फिर था दूसरा 3 दिसंबर 1971 जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय था, और जो तीसरा था 25 जून 1975 के अंतर्गत अशांति की वजह से लगा। अब हम दूसरा देखें तो राष्ट्रपति के दूसरी आपातकालीन शक्ति की बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता। मतलब अनुच्छेद 356 में, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो तो उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर या अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि
किसी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उस राज्य के राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा पर संसद द्वारा 2 माह में साधारण बहुमत से अनुमोदन किया जाना चाहिए। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है तो प्रारंभ में 6 माह के लिए लागू किया तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष तक 6 माह के लिए लागू किया तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू रह सकता है। और ये अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य सरकार संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करती है या उसको प्रभावी बनाने के लिए राज्य असफल रहता है तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य के राष्ट्रपति शासन काल लगाया जा सकता है। और भारत के सबसे पहले पंजाब में 1951 में राष्ट्रपति शासन काल लगा था और सबसे अधिक लंबे समय तक 5 वर्ष लगा था पंजाब में लागू रहा। और सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, 10 बार किया गया लागू। और राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और अब बात करें प्रथम बार 3 मार्च 1967 में से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक लगा। इस समय मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री और संपूर्णानंद राज्यपाल थे। और जब दूसरी बात करें तो राष्ट्रपति शासनकाल दूसरी बार कब लगा, 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक लगा। इस समय हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे और वेदपाल त्यागी कार्यवाहक राज्यपाल थे। और बात करें तीसरी बार 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। इस अवधि में भैरों शेखावत मुख्यमंत्री और रघुकुल तिलक राज्यपाल रहे। और बात करें चौथी बार कब लगा, चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ, 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। इस अवधि में भैरों शेखावत मुख्यमंत्री और एम चन्ना रेड्डी राज्यपाल रहे। और फिर हम बात करें वित्तीय आपातकाल तो तीसरा है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में आता है। यदि देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है अर्थात देश की साख को खतरा उत्पन्न हो जाता है या अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या उसके किसी भूभाग पर की जा सकती है। इस उद्घोषणा का 2 माह में संसद द्वारा अनुमोदक होना चाहिए। अनुमोदक होना संसद के लिए सामान्य बहुमत की स्वीकृति है, पर वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक लागू रहेगा जब तक इसे वापस न लिया जाए। और वित्तीय आपातकाल अब तक कभी लागू नहीं किया गया। वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी लागू नहीं किया गया है। थैंक यू, बस इतना ही।